माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी क्लासेस। की शर्मा तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी डिमांड पर। जैसे कि कई लोगों ने डिमांड की, सुनीता जी हैं और रॉफ रॉफ करके कोई है हमारे सब्सक्राइबर, और बहुत सारे लोगों ने डिमांड की है। उस डिमांड के बेसिस पर मैं लेके आया हूं आपके लिए भारतीय वन अधिनियम 1927। जी हाँ, देखिए, कोई भी अधिनियम हो उसको आसानी से पढ़ना है, क्योंकि कोई भी अधिनियम है उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि सबसे मान लो जब एक बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले क्या होता है, उसका नामकरण संस्कार होता है। नामकरण यानी कि उसका नाम रखा जाता है। तो जो उसका नाम यानी कि धारा 1 के अंदर उसका नाम आता है, धारा 2 के अंदर उपयुक्त पद यानी कि उस अधिनियम से संबंधित जो पद हैं उनकी परिभाषाओं का वर्णन किया जाता है। ध्यान रखना ये बातें जो मैं बता रहा हूं। और धारा 3 के अंदर में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, केंद्र सरकार की शक्तियों को बताया गया है। धारा 4 के अंदर राज्य सरकार की शक्तियों को बताया गया है। हालांकि धारा 3 में केंद्रीय बोर्ड, धारा 4 में राज्य बोर्ड को भी बताया गया है, क्योंकि उन बोर्डों के अंदर ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियां हैं। और धारा 5 में कोई भी बोर्ड या कोई भी किसी भी अधिनियम के तहत निर्देश देने की शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। तो ये मैंने 5 धाराएं आपको ऐसी बताई हैं जो हर एक अधिनियम में आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अधिनियम की तरफ। जैसे कि मैंने बताया, भारतीय वन अधिनियम 1927। जी हाँ, भारतीय वन अधिनियम, वन अधिनियम 1927, ये है जी भारतीय वन अधिनियम 1927। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भारतीय वन अधिनियम 1927 या कोई भी अधिनियम है, सबसे पहले होता है उस अधिनियम का उद्देश्य। अधिनियम का उद्देश्य क्या है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय वन अधिनियम की अपन बात कर रहे हैं, तो भारतीय वन अधिनियम का उद्देश्य ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इमारती लकड़ी वनों से प्राप्त होती है, और जो वन उपज है ये सारी चीजें वनों से प्राप्त होती है। यानी कि इनको बचाने के लिए, इमारती लकड़ियों को बचाने के लिए, वन उपज को बचाने के लिए जो इनका संरक्षण किया जाता है, इनका संरक्षण करना ही वन अधिनियम का उद्देश्य है। किसी भी अधिनियम का उद्देश्य, ये जो वर्ड होता है, जैसे भारतीय वन अधिनियम यानी कि वनों का संरक्षण, या भारतीय वायु प्रदूषण अधिनियम यानी कि वायु में जो विषैली चीजें हैं उनको, वायु को बचाना प्रदूषित होने से। यानी कि हर एक चीज का जो उद्देश्य होता है, कोई भी अधिनियम हो, किसी भी अधिनियम का जो ऑब्जेक्ट होगा वो उस अधिनियम के नाम से ही उसका संरक्षण करने से रिलेटेड उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, प्रत्येक अधिनियम में एक चीज आती है जिसका नाम होता है, जिसे कहते हैं हम संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन। प्रवर्तन यानी कि एनफोर्समेंट। परिवर्तन का मतलब होता है एनफोर्समेंट, समझ गए आप। अब मैं बता दूं कि जैसे संक्षिप्त नाम है, कोई भी अधिनियम हो उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा दोस्तों? संक्षिप्त नाम वही होगा जो ये लिखा होता है। जो अधिनियम का नाम होता है वो संक्षिप्त नाम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं विस्तार की। देखिए, कोई भी अधिनियम है वो संपूर्ण भारत पे समान रूप से लागू होगा। हाँ, एक बात है, ये हो सकता है कि उस अधिनियम का जो विस्तार है या एनफोर्समेंट है या लागू होने की तिथि है, हर एक राज्य में अलग अलग हो, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर आपको वो डेट याद ना हो कि किस स्टेट में कौन सी डेट से वो एप्लीकेबल है, तब आपने क्या करना है, जो संरक्षण अधिनियम जब एक्ट वो पारित हुआ है, जैसे कि ये 1927 में पारित हुआ है, तो इसमें लिख देंगे कि इसके जो लागू होने की तिथि है सन 1927 से संपूर्ण भारत के भूभाग पर समान रूप से लागू है। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके जो होता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन। ध्यान देना, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन ये धारा 1 के अंदर आता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन धारा 1 के अंदर में आता है हमेशा किसी भी अधिनियम का। ठीक है, अब उस अधिनियम से संबंधित जो पद है, टर्म है, उनकी जो परिभाषाएं हैं, क्या है? परिभाषाएं।
परिभाषाएं हमेशा ही धारा 2 के अंदर में आएंगी। जो परिभाषा है वो धारा 2 के अंदर में हमेशा आती है, ध्यान रखना। अब जैसे यहीं पे मैं ले लेता हूं, भारतीय वन अधिनियम में कुछ एक शब्द है, जैसे कि पशु है, वन अधिकारी है, वन अपराध है, वन उपज है, नदी है, इमारती लकड़ी है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया? पहले बताया पशु, पशु को धारा 2 है, पशु को धारा 2 तो ये है ही 2 क्लोज 1 के अंदर में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वन अधिकारी, वन अधिकारी, ठीक है, धारा 2 क्लोज 2 के अंदर में आ गया। ठीक है, उसके बाद वन अपराध, वन अपराध, वन अपराध धारा 2 क्लोज 3 के अंदर में आ गया। ठीक है, वन उपज, वन उपज धारा 2 क्लोज 4 के अंदर में आ जाता है। ठीक है, लकड़ी, इमारती लकड़ी धारा 2 क्लोज 5 के अंदर में आ जाता है। तो ये होते हैं दोस्तों इनकी जो उपयुक्त पद है, इनकी जो है परिभाषाएं हैं। यानी कि धारा 2 में तो परिभाषा डिफाइन किया, परिभाषा है, लेकिन इनकी जो उपधारा है, जैसे 2 क्लोज 1 के अंदर पशु को परिभाषित किया जाता है, वन अधिकारी को 2 में, वन अपराध को 3 में, वन उपज को 4 में और लकड़ी को जी 5 में। ठीक है महोदय, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में कि जो अधिनियम की विषय वस्तु है। देखिए, जो अधिनियम की विषय वस्तु होती है, तो वो विषय वस्तु का मतलब क्या होता है? क्योंकि बात कर रहे हैं भारतीय वन अधिनियम की, तो वन में जो विषय है क्या है? वनों का संरक्षण है। तो वनों के संरक्षण से लेकर ही आप इसमें लिख देंगे कि वनों का संरक्षण करना इस अधिनियम की विषय वस्तु है। वे चीजें, जो चीज विलुप्त हो रही हैं, जो लकड़ियां विलुप्त हो रही हैं, जैसे इमारती लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है, बबूल की लकड़ी है, या और कई सारी लकड़ियां होती हैं, तो वे विलुप्त हो रही है, उनका संरक्षण करना ही इस अधिनियम का मेन उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि विषय वस्तु है। अब हम बात करेंगे आरक्षित वनों के संबंध में राज्य की शक्ति। ध्यान देना, राज्य की शक्ति वनों के संबंध में, राज्य की शक्ति को, राज्य की शक्ति, राज्य की शक्ति को धारा 4 में वर्णित किया जाता है, क्योंकि धारा 4 में स्टेट का काम होता है और केंद्र का काम होता है धारा 3 में। ठीक है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना। तो ये जो है धारा 4 के अंदर आएगी, यानी कि आरक्षित। हाँ, 2 वर्ड हैं, अभी मेरे सामने कुछ कमेंट आए थे, तो उन कमेंट के आधार पर मैं बता दूं, 2 वर्ड हैं दोस्तों, एक तो होता है आरक्षित, एक होता है संरक्षित। संरक्षित से मतलब तो वो है जिन चीजों का ऑलरेडी समावेश किया गया है उस एक्ट के अंदर, और उनका संरक्षण करना हर एक नागरिक का और हर एक गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, परम कर्तव्य होता है। और आरक्षित से मतलब ये होता है कि कोई भी एक्ट है, उस एक्ट के अंदर कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, उन चीजों को आरक्षित किया जाना, यानी कि उन चीजों के संबंध में प्रावधान को निर्मित करना, प्रावधान बनाना। ठीक है, उनको बचाने के लिए नियमों का बनाना, और उन नियमों का जो उल्लंघन करेगा, उन उल्लंघन के लिए जो अधिनियम के प्रावधान है, उन नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन कंटास तरीके से करा रहे हैं अपन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, अधिनियम की विषय वस्तु के बाद में क्या आएगा? राज्य की शक्ति। ठीक है, और राज्य की शक्ति के बाद में कौन सा पॉइंट आएगा? प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड। ठीक है, प्रावधान के उल्लंघन पर दंड आएगा। ठीक है, दंड कैसा? चाहे वो लोक अधिकारी हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, वो आता है धारा 5 के अंदर। ये मैं बेयर एक्ट से बता रहा हूं महोदय, धारा 5 के अंदर, क्योंकि कोई भी लोक अधिकारी हो या सिविलियन हो, उसको दंड देने का, क्योंकि जो संबंधित बोर्ड है या संबंधित अधिनियम है, उसके तहत निर्देश देने की शक्ति धारा 5 के अंदर है, और उसको जो कोई फॉलो नहीं करेगा तो धारा 5 के अंदर ही दंडित प्रावधानों का वर्णन किया जाता है संबंधित एक्ट में। तो ये 5 धाराएं मैंने ऐसी बताई है महोदय, जो प्रत्येक एक्ट में
एज इट इज एप्लीकेबल होंगी। तो ये ध्यान रखना। अब जैसे कि मैं बता दूं कि आरक्षित वनों के संबंध में प्रावधान क्या है। देखो, आरक्षित वनों के संबंध में प्रावधान, इसको धारा, ये है बोर्ड में अभी जगह, धारा 3 से लेकर के धारा 20 तक प्रावधान किए गए हैं। ये सवाल आपने कमेंट में भी मुझसे पूछा था, तो इसका मैं आंसर दे रहा हूं। अब बात करते हैं जो धारा 3 से लेकर के धारा 20 तक जो प्रावधान किए गए हैं राज्य सरकार के। अब आप बोलोगे महोत्सव जी आपने तो ये बताया था कि जो धारा 3 है वो तो केंद्र सरकार की शक्ति है, अब आप बता रहे हो राज्य सरकार से। हाँ बिल्कुल, धारा 3 है, धारा 3 के अंदर में केंद्र सरकार की शक्तियों का ही वर्णन किया जाता है और केंद्र सरकार धारा 3 के अंदर ही अपने अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं आरक्षित वनों के संबंध में। देखिए, संपूर्ण भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, धारा 3 के अंदर में, धारा 3 के अंदर में प्रत्येक स्टेट को ऑर्डर होता है कि अपने राज्य से संबंधित जो आरक्षित भूमि है उसका जायजा लिया जाए और संबंधित कलेक्ट्रेट, मान लो अगर कोई तालुका है तो कलेक्ट्रेट महोदय को यह आदेश दिया जाता है कि उसका निर्धारण करें। लेकिन वो कहां होगा? केंद्र सरकार के निर्देश के ऊपर। तो धारा 3 के अंदर में राज्य सरकारों को ये आदेश या निर्देश दिया जाता है कि आप आरक्षित वन है, जो आरक्षित भूमि है, उसको ढूंढ कर लाइए, निकालिए। जो मतलब देखो, हर एक स्टेट में हर चीज तो नहीं है। जैसे बांस है, बांस के लिए अलग स्टेट है, या जैसे केले की उपज के लिए अलग स्टेट है ना। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजों का संरक्षण किया जाना, ठीक है। तो धारा 3 के अंदर में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान की गई है। कौन सी? वन को संरक्षित करने की शक्ति, ठीक है। अब बात करेंगे धारा 4। धारा 4 जो राज्य की अपनी धारा है, राज्य की अपनी पावर है, अपनी ही शक्ति है। धारा 4 में है महोदय, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना, कि राज्य सरकार जो आरक्षित वनों के संदर्भ में एक गजट पारित करेगी या अधिसूचना पारित करेगी कि उसमें बताएगी कि यहां से यहां तक का जो भूमि है वो इसके अंदर में है, आरक्षित वनों के अंदर में है, ठीक है। लेकिन जो धारा 4 है वो राज्य सरकार की अपनी धारा है, ठीक है। अब बात करेंगे महोदय वन अधिकारियों के जो वन अधिकारों का वर्जन, यानी कि राइट्स। जो वन अधिकारी हैं उनको जो शक्तियां प्रदान की गई है धारा 5 के अंदर, जैसे कि मैंने यहां भी बताया था, जो वन अधिकारी हैं उनको दंड, निर्देश और उनकी शक्ति धारा 5 के अंदर में ही है, ठीक है। तो वन अधिकारियों के जो राइट्स हैं वो धारा 5 के अंदर में वर्णित किए गए हैं महोदय, ठीक है। अब हम बात करेंगे धारा 6 की, वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा घोषणा। वन व्यवस्थापन अधिकारी कौन होता है? जो व्यवस्था करता है। व्यवस्थापन से मतलब व्यवस्था करने वाला। व्यवस्था कौन करेगा? कोई भी अधिकारी जो ये खोज करता है कि वहां को मतलब अपने निर्धारित क्षेत्र में, जिसको मतलब किसी कलेक्टर महोदय को एक निर्धारित क्षेत्र दिया गया है कि अपने जिले में, अपने जनपद में आरक्षित भूमि को मतलब या आरक्षित वनों को या कुछ भी जो रिजर्व है, ठीक है, उसको लाइए, उसका मतलब ढूंढ कर लाइए, मतलब उसका निर्धारण करें। तो व्यवस्थापन अधिकारी की जो शक्ति है वो, या व्यवस्थापन अधिकारी के द्वारा जो घोषणा है वो धारा 6 के अंदर में प्रदान की जाती है, ठीक है। धारा 6 के अंदर में क्या है? घोषणा। किसके द्वारा? व्यवस्थापन अधिकारी के द्वारा। व्यवस्थापन अधिकारी व्यवस्थापन अधिकारी से मतलब है जी क्या? जो व्यवस्था करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे धारा 7 की, वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जांच। भाई यहाँ तो उसकी घोषणा करेगा वो, पहले डायरेक्ट ऐसे ही नहीं कि जाते किसी भी भूमि को आरक्षित कर लिया, पहले भाई वहां जाएगा, उसको बताएगा कि उस स्थानीय लोगों को बताएंगे वो कि भाई देखो ये जगह जो है आरक्षित भूमि के अंदर में हम लोग ले रहे हैं इसको, आपके जो भी मकान, दुकान या जो भी यहाँ पर कार्य है उसको आप अपना दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दो और उपयुक्त मुआवजा देंगे, है ना। अब बात करेंगे
कौन सी धारा पे आ रहे थे हम? धारा 7 की। अब धारा 7 में व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जांच करी जाएगी। धारा 7 में जांच, ठीक है, धारा 7 में जांच करी जाएगी उस जगह की, उस स्थान की व्यवस्थापन अधिकारी के द्वारा। और धारा 8 में व्यवस्थापन अधिकारियों की शक्तियां प्रदान की गई। मान लें जांच करने के बाद भी अगर वो आरक्षित भूमि के लिए रिजर्व जगह निकलती है और उस पर वहां के स्थानीय लोग नहीं मानते हैं, तो वहां पर उस अधिकारी की शक्तियों को जो है प्रदान किया गया है धारा 8 में। धारा 8 में शक्तियां किसकी है? व्यवस्थापन अधिकारी, व्यवस्थापन, ठीक है, अधिकारी की, व्यवस्थापन अधिकारी की, वो मतलब प्रशासन की सहायता से उस जगह को खाली कराएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही। अब बात करेंगे जी धारा 9 की, अधिकारों की समाप्ति। अगर किसी अधिकारी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो लोक हित में ना हो, तो वहां पर धारा 9 के अंदर में उन अधिकारों की समाप्ति हो जाती है। धारा 9 में, ठीक है, धारा 9 में, धारा 9 में समाप्ति, समाप्ति अधिकारों की। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। थोड़ा सा बोर्ड को मिटा लूं मैं एक बार। चलो जी, अब बात करेंगे धारा 10 की। तो धारा 10 में क्या है जी? धारा 10, देखो धारा 10 के अंदर में जो है स्थानांतरी खेती की पद्धति संबंधित दावों से बर्ताव, यानी कि जो स्थानांतरी खेती है, स्थानांतरी खेती के जो दावे हैं कि मान लो एक व्यक्ति ये कह रहा है कि जी एक मतलब जो खेत है, किसी के खेत ले लिए, वे आरक्षित कर लिए, अब उसको उस स्थान के बदले में दूसरी स्थान दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि धारा 10 क्या है? स्थानांतरी खेती के संबंध में प्रावधान। ठीक है, यानी कि खेतों का स्थानांतरण करना। अब ये तो रिजर्व हो गया, अब जिसकी जगह ली वो मुआवजा नहीं ले रहा व्यक्ति, अब उसको जगह नहीं देनी पड़ेगी, तो ये है इसके अंदर में। अब बात करेंगे धारा 11 की बात। तो धारा 11 में क्या है? देखो जी, धारा 11 के अंदर ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है। मतलब कोई भूमि है जिस पर पब्लिक के द्वारा दावा किया जाता है कि यह भूमि उनकी है, तो उनसे रिलेटेड जो शक्ति है वो धारा 11 के अंदर में प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, अब बात करेंगे धारा 12। तो जो धारा 12 है हमारी, तो धारा 12 में चारागाह या वन उपज के अधिकारों के दावों का आदेश है। जो वन उपज है, मान लो अब आरक्षित भूमि पर किसी ने फसल उगा ली, अब अधिकारी महोदय वहां गए, उन्होंने जांच की, जांच में पाया कि ये तो भाई उनकी है। अब वो व्यक्ति ये कह रहा कि जी जो मैंने फसल उगाई है इसका तो मैं ही लूंगा, इसकी जो उपज है, जो इससे रिलेटेड जो इनकम है, तो वो कैसे मिल जाएगी। ठीक है, तो धारा 12 जो कहती है वो कहती है कि जो वन उपज के अधिकार हैं, उन दावों पर जो आदेश हैं, उनको जो आदेश की शक्ति है वन व्यवस्थापन अधिकारी को प्रदत्त है, प्रदान की जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे धारा 13। धारा 13 सही है। अब धारा 13 के अंदर में वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले आदेश या अभिलेख, जो वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे, ठीक है, अभिलेख, वो धारा 13 के अंदर आएंगे। यानी कि वो धारा 13 में उपबंधित जो नियम है, नियमों के अकॉर्डिंग ही उन अभिलेखों को तैयार करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे धारा 14 के बारे में। धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 कहती है कि जहां पर दावा मंजूर करना है वहां पर अभिलेख, मान लो जहां पर किसी वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा दावा मंजूर किया गया है, ठीक है, मंजूर दावा, जहां पर दावा मंजूर किया गया है, तो उससे रिलेटेड जो अभिलेख का निर्माण किया जाएगा वो धारा 14 के अंदर वर्णित प्रावधानों के अंदर में किया जाता है, किया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे धारा 15 में। धारा 15 यानी कि स्वीकृत अधिकारों का प्रयोग, जो ऐसे अधिकार, तो दोस्तों धारा 15, हाँ चल गया, धारा 15 के अंदर में क्या है कि जो अधिकार एक्सेप्ट किए गए हैं उनका प्रयोग, स्वीकृत अधिकार, धारा
15 स्वीकृत अधिकार। ठीक है, तो धारा 15 के अंदर स्वीकृत अधिकारों का प्रयोग है और धारा 17 के अंतर्गत अधिकारों का रूपांतरण, सॉरी धारा 16 में है अधिकारों का रूपांतरण, अधिकारों का रूपांतरण। ठीक है, धारा 16 अधिकारों के रूपांतरण की बात करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइट्स। ठीक, कि एक अधिकार को किसी दूसरे रूप में या किसी को देना, ठीक है, उनका रूपांतरण करना। आई बात समझ में? अब दोस्तों बात हुई धारा 17, 18 और 19। देखो धारा 17, 18, 19 ये कंफ्यूजन करने वाली है, इसलिए अब हम बात करेंगे धारा 20 के अंदर में। ठीक है, तो जो धारा 20 है जी, आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना, यानी कि इतने सारे प्रोसेस करने के बाद में अब धारा 20 में जो आरक्षित वन है, यानी कि क्या है, आरक्षित वन है, उसको घोषित करने की अधिसूचना वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी और राज्य सरकार जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग धारा 4 के अंदर में करने के बाद में धारा 3 के अंदर में जो प्रदत्त शक्तियां हैं केंद्र सरकार द्वारा, उनको एक्सेप्ट करने के बाद में उस जगह को जो है आरक्षित करेगी। देखो जी, ये तो थी अब तक की इतनी सारी बात। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो, मजा आया हो, तो भाई कमेंट में जरूर बता दियो, और नहीं आया तो भाई दोबारा बना देंगे, कोई बात नहीं, निराश नहीं कर देंगे। आपके कमेंट के आधार पर जो प्रश्न किए गए थे कि जी स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स है, ठीक है, आरक्षण के संबंध में, तो वो मैंने यहाँ पर बना दिया, और इसी के साथ साथ मैंने ये भी बता दिया था इसका जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है, इसको भी समझा दिया। ठीक है, अब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर कर दियो, लाइक और शेयर कर दियो। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।